गर्मी में गरीब बहू का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। अरे तारा, इस गड्ढे में पानी क्यों भर रही हो? भैया, ये भाभी का नया जुगाड़ है। अरे तारा, क्या तुम्हारी भाभी इस गड्ढे में पानी भरकर मछली पालने वाली है? तारा घर के सामने किए हुए गड्ढे में पानी भर रही थी। उसका घर काफी अलग तरह का था। छत पर मिट्टी लगी हुई थी और उस पर 5-6 मटके रखे हुए थे। घर की दीवार ईंट की थी, लेकिन उस पर सफेद मिट्टी लगी हुई थी। खिड़कियों पर पर्दे की जगह मिट्टी के मटके थे। कद्दू और मनी प्लांट के पौधों के पत्ते ने पूरे घर के दरवाजे को छोड़कर बाकी हिस्सों को घेर रखा था। रोहन रानी का मजाक उड़ा रहा था, तभी पार्वती घर से निकलती है। रोहन, तो मेरी जुगाड़ू बहू का मजाक क्यों बना रहा है? अरे वो माँ, वो तू चुप कर। आज उसी के जुगाड़ की वजह से तो इतनी गर्मी में भी हमारे घर में इतनी ठंडक है। अगर वो ना होती तो इस भीषण गर्मी में भुट्टे की तरह पक गए होते। पार्वती ऐसा क्यों कह रही थी? उसकी बहू ने ऐसा क्या जुगाड़ किया था? पार्वती का घर इतना अतरंगी क्यों था और तारा घर के सामने बड़ा गड्ढा करके उसमें पानी क्यों डाल रही थी? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। रानी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। मेरी सरकारी नौकरी नहीं निकली, मैं एग्जाम में फेल हो गया। रोहन, क्या तुम सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठे थे? रानी और रोहन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रोहन एग्जाम में फेल हो गया था, इसीलिए वो रानी के कदमों पर बैठकर उससे ब्रेकअप कर रहा था और माफी मांग रहा था। हाँ रानी, मुझे लगा था कि अगर नौकरी में निकल जाएगी तो मैं तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। रोहन, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। तुम समझने की कोशिश करो, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। तुम कहाँ महलों की रहने वाली, इस गरीब की झोपड़ी में तुम नहीं रह पाओगी। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अगर तुम साथ हो तो मैं कहीं भी रह लूंगी। रानी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं है, बल्कि असल जिंदगी है। यहाँ सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, और भी चीजें मायने रखती हैं। रोहन, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी या फिर खुद को कुछ कर लूंगी। रोहन रानी की बात सुनकर डर जाता है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और रानी के घर आते हैं। रोहन ने टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, रानी भी जीन्स टॉप में थी। उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और वरमाला थी। रोहन और रानी जैसे ही रानी के घर जाते हैं वैसे ही। रानी, ये सब क्या है? तुमने शादी कर ली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए शादी करने की? मैं रोहन से बहुत प्यार करती हूँ पापा, उसके बिना नहीं रह सकती। रानी के बिना बताए शादी कर लेने से राजेंद्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने आदमियों को बोलकर रोहन को पिटवाने लगते हैं। तभी रानी बीच में आकर, पापा रुकिए, आपके आदमी जिसे बेरहमी से पीट रहे हैं वो मेरे पति हैं। अगर आप इन्हें पिटवाएंगे तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। रानी, तुम इस गरीब फटीचर के लिए अपने पापा से ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम इस लड़के के साथ 6 महीने भी नहीं रह पाओगी। तुम इसे जल्दी छोड़कर घर आ जाओगी। पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को। तुमने तो असल जिंदगी देखी नहीं है, गरीबी क्या होती है ये तो तुम जानते भी नहीं हो। एसी के बिना तुम रह लोगी? हाँ पापा, मैं रह लूंगी। अब जहाँ मेरे पति रहेंगे वही मेरी दुनिया है। ये बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं। जब गर्मी में मिट्टी के चूल्हे में रोटियां सीखनी पड़ेंगी तब आटे दाल का भाव पता चलेगा तुम्हें। जाओ अपने पति के साथ, मैं भी देखता हूँ तुम इस गरीब की झोपड़ी में कैसे रहती हो। राजेंद्र गुस्से में रानी और रोहन को अपने घर से निकाल देता है। रोहन रानी को लेकर अपने घर आ जाता है। रोहन की भाभी काजल दरवाजा खोलती है। माँ जी, रोहन आ गए हैं और वो अपने साथ किसी को लेकर आई है। रोहन तो बिना बताए किसे घर ले आया? ये कहते हुए पार्वती दरवाजे पर आती है। रोहन, तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। हमने तो तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा था, तूने ये क्या किया? माँ, मैं और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रानी अमीर फैमिली से है। रानी के पिताजी तैयार नहीं थे, इसलिए हमें इस तरह से शादी करनी पड़ी। रोहन के परिवार वाले बहुत सीधे साधे लोग थे। रोहन के समझाने पर वो रानी को अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं। बेटा, अगर बहू अमीर घर से है तो वो हमारे गरीब घर में कैसे रहेगी? देख अभी से कैसे गर्मी से पसीने से तरबतर हो रही है। माँ जी, मैं इस घर में आराम से रह लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पार्वती रानी का गृह प्रवेश करवाती है। रानी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी में आ गई हूँ। पंखा तो जैसे आग फेंक रहा है। रोहन का घर बहुत छोटा था। उसके घर की दीवारें जगह जगह से फटी हुई थी और उसकी छत टीन की थी। टीन की छत होने की वजह से उसका घर बहुत गर्म हो जाता था। रानी को गर्मी में परेशान देखकर
रानी, तू कपड़े चेंज करके कुछ हल्के कपड़े पहन ले, रात बहुत हो गई है, सो जा। पार्वती की बात सुनकर रानी तारा के कपड़े पहनती है और जैसे तैसे गर्मी में सोने की कोशिश करती है। ये बिस्तर कितना गर्म है, इसमें सोकर लग रहा है जैसे अंगारों में सो रही हूँ, मेरी पीठ जल रही है। रानी, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने मखमली बिस्तर में एसी के हवा में सोने की आदत है, लेकिन इस घर में तो तुम्हें यही बिस्तर मिलेगा। रोहन की बात सुनकर रानी शिकायत करना बंद कर देती है और जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। तभी एक मच्छर आकर उसे काट लेता है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये मच्छर, दोनों ने जीना मुश्किल कर दिया है। रानी कभी गर्मी तो कभी मच्छर की वजह से परेशान होकर रात भर सोने की कोशिश में करवटें लेती रहती है। अगले दिन रानी की आंख देरी से खुलती है। वो फ्रेश होकर रसोई में जाती है। ये क्या जेठानी जी, आप चूल्हे पर खाना बना रही हैं? क्या हमारे घर में गैस नहीं है? नहीं रानी, गैस सिलेंडर बड़ा महंगा है, अभी देवर जी काम भी नहीं कर रहे हैं और मेरे पति की भी कमाई उतनी नहीं है कि गैस सिलेंडर लिया जा सके। अब तुम्हें भी चूल्हे पर खाना बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप सही कह रही हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं चूल्हे पर नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, नहीं आता तो आ जाएगा, मैंने लकड़ी सुलगा दी है, तुम इस पाइप से फूंक मारो। रानी चूल्हे में फूंक मारती है लेकिन चूल्हा नहीं जलता। पर चूल्हा जलाने की कोशिश में रानी गर्मी में पसीने से नहा लेती है। रानी बेटा, तुम चूल्हे में खाना क्यों बना रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत नहीं है। देखो, चूल्हे के सामने बैठने से तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। चूल्हे की आग की तपिश तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? इतना कहकर पार्वती बिस्तर के पास से एक हाथ का बुना हुआ पंखा लेकर आती है और उससे रानी को हवा करने लगती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। रानी अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पसीना पोंछते हुए जैसे तैसे जेठानी के साथ मिलकर सारा खाना बनवाती है। ये आलू भिंडी तो बड़ी कुरकुरी और अच्छी बनी है। पिताजी, आज आलू भिंडी देवरानी जी ने बनाई है। क्या बात है, मुझे तो लगा था हमारी छोटी बहू को खाना बनाना आता ही नहीं है, लेकिन वो तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। काजल और रानी सभी को खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद रोहन आईने के सामने खड़ा होकर अपना टाई पहनने लगता है। तभी रानी उसके पास आती है और उसे टाई पहनाने लगती है। आपने कुछ सोचा आगे क्या करना है? हाँ, मैंने अपने दोस्त से बात की है। उसने मुझे एक डेटा एंट्री जॉब के बारे में बताया है। वहाँ 9 घंटा काम करना पड़ेगा और 10,000 सैलरी है। आज मैं वहीं काम करने जा रहा हूँ। टाई पहनकर रोहन काम पर चला जाता है। रानी घर के छोटे मोटे काम करने लगती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। पार्वती खाना खाकर सोने की कोशिश करती है। जमीन पर बैठूं तो जमीन तंदूर की तरह जल रहा है, खटिया पर लेटूं तो खटिया जल रही है, आखिर में करूं तो क्या करूं? पार्वती ये सब सोचती है कि तभी उसे पड़ोस वाली शांति का ख्याल आता है। तुम लोग घर का काम करो, मैं शांति से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर पार्वती जल्दबाजी में शांति से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। शांति के घर में एसी था। अरे पार्वती, तो आ गई? मुझे लगा तेरे घर में नई बहू आए है तो आज शायद मेरे घर नहीं आएगी। शांति, तुझे तो पता है मेरा घर कितना गर्म हो जाता है। दोपहर के वक्त तो घर पर रहना बहुत मुश्किल होता है और कई दिनों से मैं तुझसे मिली भी नहीं थी, तो सोचा तुझसे मिलने चली आऊं। हाँ, माँ भी ऐसी ही हवा में सुस्ता ही रही थी। शांति और पार्वती दोनों एसी की हवा खाते हैं, बातें करती हैं। तभी कोमल, मम्मी जी, आपने फिर एसी चालू कर दिया। राकेश जी ने आपसे कहा था ना कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आया है, लेकिन आप अपने गरीब भिखारी दोस्तों के लिए एसी चला रही हैं। बाहो, या तो कैसी बातें कर रही हैं? पार्वती हमारी पड़ोसी है। पड़ोसी है तो क्या हुआ माँ जी, आप इन्हें सर पर बिठा लेंगी। आपको तो इन्हें जमीन पर बिठाना चाहिए था। इन लोगों की सही जगह वही है। आप मेरे पीहर से आए सोफे पर इन्हें क्यों बैठा रही हैं? शांति की बहू कोमल पार्वती के उसके घर जाने पर काफी खाली कोटी सुनाती है। शांति का भी उसके घर पर ज्यादा कोई बस चलता नहीं था, इसलिए वो भी अपनी बहू को कुछ कह नहीं पाती और उदास होकर पार्वती भी घर आ जाती है। घर पर रानी सबके लिए कच्चे आम की कैरियां काट रही थी। माँ जी, आपकी कैरी में तीखा मसाला डालूंगी या नॉर्मल मसाला रानी आम चाट बनाने के लिए पार्वती से पूछती है, लेकिन पार्वती रानी की बात पर ध्यान नहीं देती। क्या बात है माँ जी, परेशान लग रही हैं? अभी तो आप अपने दोस्त से मिलने गई थी, इतने में क्या हो गया? जरूर शांति चाची को बहू कोमल ने कुछ कहा है। मैंने तो कितनी बार माँ जी को समझाया है कि उनके घर में ना जाए, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। और बेचारी कर भी क्या सकती है, हमारा घर इतना गर्म जो है।
रानी आम का चाट बनाकर पार्वती के लिए लेकर जाती है। माँ जी, अगर किसी जगह पर हमारी इज्जत नहीं होती तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी परेशान हो जाती हूँ इस उमस और गर्मी से। इस घर में दम घुटने लगता है। पार्वती पहले से ही बहुत उदास थी, इसीलिए रानी उन्हें कुछ समझाती नहीं है। रात को जब रोहन घर आता है तो रानी उसे सारी बात बताती है। रानी, इसे कहते हैं गरीबों की जिंदगी। मुझे पता है ऐसी जिंदगी तुमने कभी नहीं देखी है। भगवान उनको ठंडक देता है जिनकी जेब गर्म होती है, वरना जहां अमीरों के लिए गर्मी सिर्फ मौसम है, वहीं गरीबों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। रानी रोहन से कुछ कहती नहीं है और दोनों चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह, रानी उठो, हमें पानी लेने जाना है। कब तक सोती रहोगी? सोने दीजिए ना भाभी, रात भर उमस गर्मी और पसीने में बिल्कुल भी नींद नहीं आई। आधी रात तो करवट बदलने में ही बीत गई। रानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पीने का पानी 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। अगर हम लोग अभी नहीं निकले तो बाद में पानी लाने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। उठो और चलो, फिर हमें खाना भी तो बनाना है। काजल रानी को बड़ी मुश्किल से उठाकर अपने साथ पानी भरने के लिए लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप चमक रही थी, पेड़ के पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। काजल और रानी के माथे से पसीना टपक रहा था। भाभी, आपने तो कहा था कि अभी पानी लाने जाने पर गर्मी नहीं लगेगी, तो ये सब क्या है? और हमारे इतने बड़े गांव में पीने का पानी भरने के लिए 2-3 नल नहीं है। हाँ, हमारे गांव में एक भी नल नहीं है। पहले एक नल था, लेकिन वो खराब हो गया। हमने म्यूनिसिपैलिटी में बात की, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। क्या आप लोगों को रोज इतनी दूर चलकर पानी भरने जाना पड़ता है? हाँ, ये पानी लाना तो रोज का काम है। बेचारे गांव वाले इतनी दूर गर्मी में पानी लेने के लिए जाते हैं। मेरे पापा एक बार अगर पार्टी से बात करते तो यहाँ नल लग जाता, पर मैं तो उनसे बात भी नहीं कर सकती। ये सब सोचते हुए रानी काजल के साथ नल के पास पहुंच जाती है। वहां पहले से ही कुछ औरतें थीं और सभी पसीने से तरबतर हो रही थी। ये धूप इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहने में मेरा पूरा चेहरा जल रहा है। भाभी, पेड़ की छांव में खड़े होते हैं ना, जब हमारी बारी आएगी तो पानी भर लेंगे। अच्छा ठीक है। रानी और काजल दोनों पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पानी भरकर घर आ जाती हैं। दोपहर में जब सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तब लखन पानी पीते हुए, बहू, इतना खौलता पानी क्यों दे दिया है? अरे इतना गर्म पानी तो गले से नीचे उतर ही नहीं रहा है। माँ, मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी बहुत ज्यादा गर्म है। सुबह का लाया पानी अगर गर्म हो जाता है तो बताओ, क्या इसमें मेरी गलती है? नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमें प्लास्टिक के बाल्टी में पानी रखना ही नहीं चाहिए। एक तो हमारा घर इतना गर्म है, ऊपर से प्लास्टिक की बाल्टी में पानी रखने की वजह से पानी गर्म हो जाता है। हमें घड़ा में पानी रखना चाहिए। रानी, पहले हम लोग घड़े में ही पानी रखती थी, लेकिन हमारे घर की गर्मी के सामने घड़ा भी काम नहीं आता। काजल के समझाने पर रानी चुप हो जाती है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं और उसके बाद रानी बर्तन धोने के लिए आंगन में जाती है। वो आंगन में लगे हाथ कल की बाल्टी में पानी भरकर बर्तन धो रही थी। इतनी गर्मी में बर्तन धोने में तो हालत खराब हो रही है, लेकिन अभी बर्तन साफ नहीं करूंगी तो शाम का खाना कैसे बनेगा? रानी ये सब सोचकर बर्तन धोकर जैसे ही घर जाती है तभी उसे कुछ ठंडा का एहसास होता है। पानी गिरने की वजह से मिट्टी भीग गई थी और वो काफी ठंडी थी। मिल गया जुगाड़। रानी घर के अंदर आती है। भाभी, मुझे ठंडा करने का जुगाड़ मिल गया है। अगर हम मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसमें जूट का कपड़ा लपेटकर उसे भिगो दें और उस मटके को गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर रख दें तो ये देसी फ्रिज बन जाएगा। बस इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रानी और काजल दोनों मिलकर घर के अंदर ही एक छोटा सा गड्ढा खोदती है। फिर रानी मटके में पानी भरकर उसे गीली जूट की बोरी से लपेटकर गड्ढे में रख देती है। थोड़ी देर बाद पार्वती घर आती है। बहुत थोड़ा पानी पीने के लिए दो, घर के बाहर तो लू चल रही है। इतनी गर्मी में सब्जी लाने में मेरी हालत खराब हो गई। ला रही हूँ माँ जी। अभी फिर से वो गर्म पानी पीने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन प्यास बुझानी है तो पीना ही पड़ेगा। रानी पार्वती को पानी का गिलास लाकर देती है। पार्वती उदास होकर पानी का गिलास लेती है और जैसे ही वो पानी पीती है उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। उसकी सारी गर्मी की थकान दूर हो जाती है। बहू, क्या तुम लोगों ने पड़ोसी से मांगकर पानी में बर्फ डाला है? नहीं माँ जी, ये हमारे घड़े का पानी है। मैं पानी को ठंडा करने के लिए एक जुगाड़ लगाया था।
वाह बहू, क्या दिमाग लगाया है तुमने। इतना ठंडा पानी पीकर तो दिल खुश हो गया। अगर पूरी गर्मी ऐसा ही ठंडा पानी मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। पार्वती की बात सुनकर दोनों बहू खुश हो जाती हैं और फिर दोनों अपनी मटके का ठंडा ठंडा पानी पेट भर कर पीती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी का कहर गरीब परिवार पर और ज्यादा पड़ता है। रानी का घर दिन में तो भट्टी की तरह जलता ही था, लेकिन रात में भी उसे गरम गरम लहर निकलती थी। इस गर्मी के दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात में नींद नहीं आती है। खिड़की खुली है लेकिन हवा भी नहीं चल रही है। इसीलिए तो रानी मैंने तुम्हें समझाया था, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। रानी को नींद आ जाए इसलिए रोहन काफी देर तक रानी को हाथ पंखा से हवा करता है, लेकिन रानी को बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए वो सो नहीं पाती और अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। रानी खुद को आईने में देखती है। रानी, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। कहाँ तुम मॉडल जैसे दिखने वाली लड़की मेरी वजह से इतनी तकलीफ झेल रही हो। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसे परेशान मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो नौकरी कर रहे हैं, आप देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी रोहन को समझाती है। उसके समझाने पर रोहन शांत होता है और तैयार होकर अपने ऑफिस चला जाता है। काजल अपने हाथों में जूट की बोरियां लेकर बाहर जा रही थी। भाभी, आप इन बोरियों को कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं तो ऐसे बनियों को वापस देने जा रही हूँ, उसके बदले में वो 10 रुपए दे देगा। भाभी, ये बोरियां तो आप मुझे दे दीजिए। तुम इन बोरियों का क्या करोगी? भाभी, इससे मैं हमारे घर को ठंडा करूंगी। रानी काजल से जूट की बोरियां लेती है, फिर उसे भिगाकर सीढ़ी से चढ़कर टीन के छत के ऊपर फैला देती है। जूट की बोरियां भीगी होने की वजह से छत को ठंडा कर देती हैं, जिसकी वजह से घर ठंडा हो जाता है। रानी, फालतू चीज से तुमने क्या जुगाड़ लगाए हैं? हमारा घर तो ठंडा हो गया। गर्मी कम लगने की वजह से सभी बहुत खुश थे। दोनों देवरानी जिठानी अपने ठंडे घर में खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद सभी खाना खाकर दोपहर को आराम से सो जाते हैं। सोकर उठने के बाद, जब से गर्मियों का मौसम शुरू है तब से ये पहली बार है जब मैं आज दोपहर में सोई हूँ। घर गर्म होने की वजह से दोपहर में नींद ही नहीं आती थी। थैंक यू भाभी, इतना अच्छा जुगाड़ करने के लिए। तारा की ये बात सुनकर रानी मुस्कुरा देती है। शाम को भी जब रोहन और विकास घर आते हैं तो काजल उन्हें ठंडा पानी देती है। इसे कहते हैं जिंदगी। काम से थक कर आने के बाद अगर घर ठंडा मिल जाए और ऊपर से ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए तो सारी थकान एकदम से दूर हो जाती है। रानी ने जुगाड़ लगाकर घर और पानी ठंडा किया है। काजल की ये बात सुनकर रोहन रानी को देखकर मुस्कुरा देता है और रानी भी रोहन को मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो जाती है। रात में सभी लोग खाना खाते हैं। तब, काजल, तुमने कितनी गरम रोटियां बनाई हैं। इतनी गर्मी में कोई गरम रोटी खाता है क्या? और अचानक घर इतना गरम कैसे हो गया? पहले तो ये ठंडा था। एक तो मैं चूल्हे पर बैठकर आप लोगों को गरम गरम रोटियां बनाकर खिला रही हूँ और आप मुझ पर ही भड़क रहे हैं। झूठ की बोरियां शायद सूख गई होंगी इसलिए गर्मी लग रही है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और इतना मसालेदार खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तुम मुझे दही दे दो, मैं दही रोटी खा लूंगा। बेटा, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से तू अपना पारा क्यों हाई कर रहा है? इससे तुझे और गर्मी लगेगी। पार्वती के समझाने पर विकास शांत होता है और चुपचाप खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं तो गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आती है। अगली सुबह जब काजल और रानी पानी भरने के लिए जाती हैं तभी काजल को चक्कर आने लगता है। भाभी, आप ठीक तो है ना? रानी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो कल रात बहुत ज्यादा गर्मी थी और आज सुबह सुबह गर्मी है ना, इसलिए शायद चक्कर आ गया होगा। भाभी, आप घास पर बैठिए, आपको आराम मिलेगा। काजल घास पर थोड़ी देर बैठती है तो उसे अच्छा लगता है। काजल के साथ रानी भी घास में बैठ जाती है। घास में बैठकर रानी को आइडिया आता है। भाभी, ये घास कितनी ठंडी है, अगर हम लोग इससे चटाई बना लें तो हमें रात में गर्म बिस्तर में सोना नहीं पड़ेगा। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। कुछ देर घास में बैठकर ही मेरी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन हम लोग घास को लेकर घर कैसे जाएंगे? हमारे पास तो कोई चीज भी नहीं है जिसमें हम घास रख सके। रानी और काजल यहाँ वहाँ देखती हैं तो उन्हें पास में कुछ प्लास्टिक फेंके हुए मिलते हैं। लोग यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंक देते हैं, लेकिन आज यही प्लास्टिक हमारी बहुत काम आने वाली है। रानी और काजल दोनों प्लास्टिक उठाती हैं और प्लास्टिक में ढेर सारा घास भर देती हैं। घास बढ़ाने के बाद दोनों पानी भरती हैं और फिर अपने घर आ जाती हैं। तुम दोनों अभी तक तो पानी लेकर आई हो, आराम करने की जगह घास के साथ क्या कर रही हो बरामदे में बैठकर? माँ जी, हम लोग घास की चटाई बना रहे हैं। घास बहुत ठंडी होती है, अगर हम लोग रात में इनकी चटाई पर सोएंगे तो हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
तीनों सास बहू मिलकर घास की चटाई बनाती हैं। इसी वजह से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और बहुत अच्छी घास की चटाई बन जाती है। ये घास की चटाई तो काफी ठंडी है, इस पर हम लोग आराम से सो पाएंगे। दोपहर के समय सभी औरतें और रौनक खाना खाकर घास की चटाई में सो जाते हैं। चटाई ठंडी होने की वजह से थोड़ी देर के लिए सबकी आंखें लग जाती हैं। तभी काजल, माँ, दरवाजा खोलो, मैं कुछ लेकर आया हूँ। अब ये विकास क्या लेकर आया है? पार्वती नींद में औंघाते हुए दरवाजे पर जाती है। विकास अपने साथ 2-3 केले के पेड़ लेकर आया था। अरे तू ये सब क्या उठा लाया रे? अरे कारखाने में बहुत सारे केले के पेड़ हैं, लेकिन अब मेरे कारखाने का मालिक उस जगह पर प्लांट लगवाने वाला है, तो उसने पेड़ काट दिया। उन पेड़ों में काफी सारे केले थे, तो मैं उन्हें घर ले आया। विकास की बात सुनकर काफी लोगों की नींद खुल जाती है और सभी घर के बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे केले, केला खाने में तो बहुत मजा आएगा। बेटा, लाना था तो सिर्फ केला तो ले आता, पेड़ लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, जेठ जी ने बहुत अच्छा किया है। केले के पत्ते देखकर मुझे एक जुगाड़ आया है जिससे हम अपने घर को ठंडा कर सकते हैं। कैसे बहू? केले का पत्ता बहुत ठंडा होता है। अगर हम लोग घास का नेट बनाकर उसके ऊपर से केले का पत्ता रखकर उसे घर के अंदर छत पर लगा दें तो हमारा घर बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। माँ भी सही कह रही है। मैंने साइंस में केले के पेड़ के फायदे के बारे में काफी पढ़ा है। चलिए भाभी, हम लोग घास लेकर आते हैं। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। काजल, रानी और तारा तीनों ढेर सारा घास लेकर आती हैं। फिर दोनों बहू सास ननद मिलकर घास का नेट बनाती हैं। नेट बनाने के बाद रानी उसमें केले का पत्ता रख देती है और उसे रस्सी की मदद से घर के अंदर छत पर कोने कोने में बांध देती है। हमारा ये जुगाड़ तो सच में काम कर गया। घर काफी ठंडा लग रहा है पहले से। रात में जब सभी सोते हैं सभी को काफी नींद अच्छी आती है, क्योंकि घास की चटाई और घर ठंडा हो जाने से सभी आराम से सो पाते हैं। अगले दिन रानी घर का काम कर रही थी। तब काजल भाभी, रानी भाभी, चली ना हम लोग नदी में जाकर नहाते हैं, बड़ा मजा आएगा। सारी औरतें जा रही हैं आज नदी में नहाने। मजा तो आएगा, चलो चलते हैं। दोनों बहू अपनी ननद के साथ नदी में नहाते हैं। अरे ये क्या, ये मिट्टी सफेद क्यों है? रानी, ये घास तरह की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी सिर्फ हमारे गांव में ही मिलती है। इससे चौक बनाया जाता है जिससे बच्चे स्लेट में लिखते हैं ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। रानी, काजल और तारा तीनों नहाकर जब घर आती हैं तो देखती हैं कि कुछ लोग विकास का सहारा लेकर घर आ गए हैं। क्या हो गया इन्हें? बेहोश क्यों हो गए ये? विकास भैया धूप में कारखाने में काम कर रहे थे, अचानक उन्हें चक्कर आ गए। राजन एक दोस्त की मदद से विकास को उसके घर पर सुलाता है। आप लोग इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं? शायद विकास भैया को लू लग गई है। मालिक ने कहा है जब तक उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती वो काम पर ना आए। ऐसी तबीयत खराब होने से कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। इतना कहकर राजन चला जाता है। काजल रोहन के चेहरे पर पानी छिड़कती है। तारा, जल्दी से खिड़की खोल और रानी तू जाकर राशन की दुकान से गोंद, कतीरा और सब्जा नीड्स लेकर आ। ये लू भगाने के बहुत फायदेमंद होते हैं। तारा खिड़की खोलती है लेकिन उसे गर्म हवा आ रही थी। माँ, खिड़की खोलने का कोई फायदा नहीं है, खिड़की से गर्म हवा आ रही है। खिड़की से गर्म हवा आते देखकर काजल जूट की बोरियों को पानी में भिगाकर खिड़की में टांग देती है। अब खिड़की से ठंडी हवा आएगी। रानी पार्वती से पैसे लेकर राशन की दुकान पर जाकर गोंद, कतीरा और सब्जा सीड्स लेती है। जूट की बोरियां तो जल्दी सूख जाएंगी। खिड़की से गर्म हवा रोकने के लिए ऐसा कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए रानी आ रही थी। तभी उसकी नजर उसके पड़ोस में रहने वाली औरत पर जाती है। ये मिट्टी के मटके से खिड़की क्रॉस वेंटिलेशन बना सकती हूँ। रानी अपने पड़ोसी के पास जाती है। चाची, क्या आप मुझे कुछ टूटे हुए मटके दे सकती हैं? हाँ बेटा, वहाँ टूटे हुए मटके रखे हैं, तुझे जितने मटके चाहिए तू ले जा। वैसे भी तू पार्वती की बहू है, उसकी बहू तो मतलब मेरी बहू। रानी अपने साथ 5-6 मिट्टी के मटके लेकर आ जाती है। बहू, मैंने तुझे सामान लाने के लिए भेजा था और तुम ये मटके क्यों लेकर आई हो? माँ जी, खिड़की से गर्म हवा रोकने के लिए ये मटके लेकर आई हूँ। रानी गोंद, कतीरा और सब्जा सीड्स को काजल को देती है। काजल उसमें शरबत बनाकर विकास को पिलाता है। वहीं रानी छेनी, हथौड़ी लेकर खिड़की को किनारे किनारे से तोड़ती हैं। फिर मिट्टी के मटके के पीछे वाले हिस्सों को तोड़कर उसके ऊपर
एक खिड़की पर लगा देती हैं। वो मटके के मुंह को अंदर और नोच वाले हिस्से को बाहर दिखाती हैं और मटका के बीच में मिट्टी भर देती हैं। भाभी, ये मिट्टी कहाँ से आई? ये मिट्टी तो मैं विमला चाची के घर से लाई हूँ, पर हमारी नदी की ही मिट्टी है। रानी मिट्टी लगाकर अच्छे से खिड़की में मटका फिट कर देती है। रानी जैसे ही खिड़की के पास से हटती है, खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। खिड़की से इतनी ठंडी हवा आ रही है, बस अब किसी तरह अगर हमारा घर ठंडा हो जाए तो हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। रानी भाभी, मैंने सुना है सफेद मिट्टी बहुत ठंडी होती है। आप खिड़की में लगाने से वो इतनी ठंडी हवा दे सकती है, तो अगर हम ये मिट्टी घर में लगा दी तो पूरा घर ठंडा हो जाएगा। मेरी ननद तो काफी होनहार है, क्या आइडिया दिया है तुमने। चलो नदी के पास से मिट्टी लेकर चलते हैं। भाभी, आप भी हमारे साथ चलिए, काम जल्दी हो जाएगा। तीनों नदी के किनारे कुदाल और लोहे का गमला लेकर जाती हैं। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन धूप बहुत तेज थी। इतनी कड़ी धूप में मिट्टी खोदने में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तारा, ये बस एक बार की मेहनत है। एक बार ये जुगाड़ काम आ जाए तो फिर हमारा घर बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, इसलिए हिम्मत मत हारो। तीनों मिलकर कड़ी धूप में नदी के किनारे से मिट्टी निकालकर गमले में रखती हैं और फिर गमले को उठाकर सर पर रखकर घर ले जाती हैं। धूप में मिट्टी लाकर तुम लोग थक गई होगी। एक काम करो, पहले गोंद कतीरा का शरबत पी लो, फिर बाकी का काम कर लेना। तीनों शरबत पीती हैं और फिर पूरे घर को मिट्टी लगाना शुरू करती हैं। तारा और काजल मिलकर घर के दीवारों में मिट्टी लगाती हैं और रानी छत पर मिट्टी की मोटी मोटी लेयर लगाती है। शाम तक तीनों अपना काम खत्म कर लेती हैं। रानी छत के ऊपर 7-8 मटके में पानी भरकर उसे केले के पत्ते से बांधकर उसमें छोटा सा छेद करके छत के ऊपर रख देती है। ये क्या कर रही हो? इस तरह मिट्टी ठंडी रहेगी। काम खत्म करके सभी नीचे जाती हैं। वो बचे हुए मटके में कद्दू के बीज और मनी प्लांट लगाती हैं। हर दिन रानी पौधों में पानी देती है, जिससे उनके बेल निकल आती है और वो दीवार पर फैल जाती है। राहुल के ससुराल के लोग उसे जुगाड़ से बहुत खुश थे। घर तो सचमुच बहुत ठंडा हो गया है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। रात में रोहन जब घर आता है तो खुशी से रानी को गले लगा लेता है। रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। हमेशा तुम्हें यही कहा कि तुम इस गरीबी में कैसे रहोगी, लेकिन मैं गलत था। मुझे मेरी गलती समझ आ गई। प्यार सच्चा हो तो इंसान कहीं भी रह सकता है। क्या कर रहे हो जी? छोड़ो, सब देख लेंगे। रानी, तुम्हें पता है मेरे दोस्त की अभी शादी हुई। वो भी हमारी तरह गरीब है और उसकी शादी गरीब घर की लड़की से हुई। लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही वो मेरे दोस्त को छोड़ के चली गई। लेकिन तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, उल्टा तुमने मेरे गरीब खाने को ठंडा कर दिया। रोहन की बातें सुनकर रानी मुस्कुरा देती है। तभी भैया, क्या कर रहे हो आप? पिताजी देख रहे हैं। पिताजी का नाम सुनकर रोहन जल्दी से रानी को छोड़ देता है और सभी उस पर हंसने लगते हैं। रात में रोहन जब टी-शर्ट खोलकर सोने के लिए जाता है तब, ये आपके पीठ में क्या हुआ है जी? पता नहीं क्या हुआ है, बहुत खुजली हो रही है। शायद ये गर्मी में ऑफिस में इतनी देर बैठने की वजह से हुआ है। इतना कहकर रोहन सो जाता है। अगली सुबह रानी जल्दी उठकर बाहर से नीम का पत्ता तोड़ कर लाती है और फिर उसे पीसकर रोहन की पीठ पर लगाती है, जिससे उसे आराम मिलता है। रोहन थोड़ी देर बाद ऑफिस चला जाता है। दोपहर में तारा रौनक को जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। रौनक, अब बहुत हो गया, अब नहा लो। मैं नहीं नहाऊंगा, पानी गर्म है। तारा, रौनक को नदी ले जाकर वहां नहला दो। भाभी, नदी किनारे बच्चों को तो ले जाना ठीक नहीं है और रौनक तो बहुत शरारती है। ऐसा है तो हमें रौनक के लिए घर पर ही नहाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं और जेठानी जी यहाँ गड्ढा खोदकर और तुम्हें पानी डालना है इसमें। रानी और काजल मिलकर घर के आंगन में साइड में गड्ढा खोदती हैं और तारा उसे में पानी डालती है। तभी रोहन आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और रानी का मजाक उड़ाता है। अरे तारा, इस गड्ढे में पानी क्यों भर रही हो? भैया, ये भाभी का नया जुगाड़ है। तारा, क्या तुम्हारी भाभी इस गड्ढे में पानी भरकर मछली पालने वाली है? तू चुप कर। आज उसी के जुगाड़ की वजह से तो इतनी गर्मी में भी हमारे घर में इतनी ठंडक है। अगर वो ना होती तो इस भीषण गर्मी में भुट्टे की तरह पक गए होते हम। सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी बहू का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। रोहन फ्रेश होने के लिए घर में जाता है और काजल, तारा, रानी और रौनक अपने देसी स्विमिंग पूल में नहाते हैं। नहाने के बाद जब रानी घर के अंदर जाती है तब घर तो फिर गर्म हो गया।
बहू, जब तक घर में चूल्हा जलेगा तब तक घर गर्म रहेगा। अगर तुम्हें घर ठंडा करना है तो तुम्हें चूल्हे का कुछ करना पड़ेगा। रानी चूल्हे के बारे में सोचती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। एक दिन रानी कबाड़ की दुकान से पाइप लेकर आती है और चूल्हे की साइड वाली दीवार में छेद करके उसमें पाइप लगा देती है, जिससे चूल्हे से निकलने वाला सारा धुआं घर के बाहर चला जाता है। रानी का घर पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। लेकिन बहू, एक निवाला और खा ले। अरे माँ जी, नहीं, पेट भर गया। रानी बेटा। अपने पापा की आवाज सुनकर जल्दी से वो बाहर आ जाती है। पापा, अंदर आइए ना। रानी अपनी मम्मी पापा को लेकर घर के अंदर आती है। रानी का ठंडा ठंडा ससुराल देखकर उसके घर वाले चौंक जाते हैं। रानी उन्हें ठंडा शरबत लाकर देती है। बेटा, तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उन्हें लेकर आ गई हूँ। बेटा, मैंने तो सोचा था कि तुम गर्मी में पता नहीं कैसे जी रही होगी, लेकिन तुम्हारा घर तो ठंडा है। समधी जी, ये सब आपकी बेटी ने ही किया है। उसने अपने जुगाड़ से हमारी मिट्टी जैसे गर्म घर को अपना ठंडा ससुराल बनाया है। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। मुझे माफ करना रानी, मैं तुम्हें समझने में गलती कर दी। मुझे लगा था कि तुम रोहन के साथ नहीं रह पाओगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने सही कहा था, प्यार सच्चा हो तो सब कुछ मुमकिन है। मुझे तुम पर नाज है बेटी। राजेंद्र की बात सुनकर रानी बहुत खुश होती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। रानी के पिता उससे मिलने के बाद अपने घर चले जाते हैं और रानी अपनी ठंडी ससुराल में खुशी से रहती है।